बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आवाज आ रही है आपको आज? जी यस सर, आ सर। रही है। और स्लाइड्स भी नजर आ रही होंगी, शो हो रही होंगी। यस जी सर। सर। तो ये लेक्चर वही है, कल वाला मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, सिनॉप्सिस से रेलिवेंट है। तो आपको ये मैं ऑलरेडी कोर्स का आपको इम्पोर्टेंस बता चुका हूँ कि ये एमएस और पीएटी के लिए मोस्टली कोर्स है। तो बीएस का कुछ पार्ट है इनमें वो पढ़ चुके हैं, जो आपकी प्रेजेंटेशन हुई है। तो साइंटिफिक प्रेजेंटेशन के बारे में एक लेक्चर हुआ था। तो उसके बाद हमने एक रिसर्च प्रपोजल के बारे में पढ़ा था, वो कुछ याद है आप लोगों को? तकरीबन 9 सर। रिसर्च प्रपोजल मैंने पढ़ाया था कि वो अगर आपने कहीं से फंडिंग लेनी है, कहीं स्कॉलरशिप गेन करना है, तो उसके लिए आपको 1 से 2 पेज का एक प्लान तैयार करना होता है, रिसर्च प्लान जिसे कहते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई जो प्रॉब्लम चल रहा हो जिस कंट्री में, अगर आपने वहाँ से स्कॉलरशिप लेना है तो उस कंट्री का प्रॉब्लम आपने यहाँ डिस्कस करना है और उसका फ्यूचर में क्या सलूशन हो सकता है वो बयान करना है। उसके 3-4 हेडिंग थी, उसमें आपको मैंने बताया था कि टाइटल आएगा और उसके बाद हाइपोथेसिस आएगा, इंट्रोडक्शन होगा, थोड़ी सी मेथडोलॉजी होगी और 1-2 रेफरेंस होगा। तो ये मैंने आपको बल्कि असाइनमेंट भी दी थी कुछ लोगों को करने के लिए। तो ये 1 से 2 पेजेस का रिसर्च प्लान था जिसको हम रिसर्च प्रपोजल कहते थे। तो कुछ आया आपके लोगों के जहन में? किसी को अगर समझ आई तो बताया मुझे बेटा। सर पिछले लेक्चर देखेंगे, समझ आ जाएगी। अच्छा अच्छा, बेटा देख के आने देना आसानी हो जाती है समझने के लिए। चलें कोई नहीं, थर्सडे को ले रही थी। चलें कोई नहीं, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि ये जो आज हमने पढ़ना है ये आपके एमएस और पीएचडी की एक डिग्री की रिक्वायरमेंट है। और जो मैंने आपको रिसर्च प्रपोजल पढ़ाया था, अगर उसको मैं दोबारा रिपीट कर दूं तो इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ सिनॉप्सिस। मैंने कल भी बताया था जो रिसर्च प्रपोजल होता है वो शॉर्ट फॉर्म है सिनॉप्सिस की। अगर रिसर्च प्रपोजल 1-2 पेज का है, मैंने आपको बताया था, तो सिनॉप्सिस 10 से 12 पेजेस का होगा। उसी चीज़ को हम इन्हांस कर देंगे तो वो सिनॉप्सिस बन जाएगा। हेडिंग वही रहेंगी, सारा कुछ वही रहेगा। ये आपकी एमएस में मैंने आपको बताया था 1 साल का रिसर्च होती है और पीएचडी में 2 साल की होती है, ऐसे ही था। हाँ जी, तो इसमें आपने बेटा ये बताना है कि जो 1 साल की रिसर्च है वो हमने पहले सेमेस्टर में कैसे प्लान करनी है। ये वो एक प्लान है रिसर्च के बारे में, तो उसको हम सिनॉप्सिस कहते हैं। तो इसी तरह पीएचडी में अगर 2 साल की रिसर्च प्लान करनी है तो उसको भी हम सिनॉप्सिस में ही लिखते हैं और इसको अप्रूव करवाते हैं फ्रॉम यूनिवर्सिटी। और अगर एक दफ़ा अप्रूवल मिल जाए तो उसके बाद इसमें कोई हम चेंजिंग वगैरह नहीं कर सकते। इसी को हमें फॉलो करना पड़ता है रिसर्च के लिए भी और थीसिस के लिए भी। जो चीज़ इसमें लिख दी है वो हमने फॉलो करनी है, कंपलसरी है वो। तो इसमें जो टेंस यूज होता है वो फ्यूचर टेंस ही यूज होगा, क्योंकि अभी हम प्लान बना रहे हैं और हमने वर्क करना है फ्यूचर में। अभी हम जस्ट प्लान बना रहे हैं और अभी तक हमने काम स्टार्ट नहीं किया। इसीलिए सिनॉप्सिस और रिसर्च प्रपोजल ऐसी चीजें हैं जिसमें फ्यूचर टेंस यूज होता है, जिसमें विल बी यूज होगा। तो ये मैंने थोड़ा सा ब्रीफ आपको बता दिया सिनॉप्सिस का। बस ये जहन में रखें कि ये डिग्री की रिक्वायरमेंट है, आगे फर्दर डिग्रीज की, बीएस की नहीं। अब ये है क्या, ये इस स्लाइड से आप, इसमें तो मैंने वैसे जनरल चीज़ें लिखी हैं, वैसे आपको जो मैंने नोट्स पीडीएफ फाइल में दी हैं उसमें क्लियर है सब कुछ। अगर आप वहाँ से पढ़ लेंगे तो अगर डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से पढ़ लें। इसमें भी मैंने लिखा है कि प्लान ऑफ स्टडी है ये, ठीक है, और इसमें फ्यूचर टेंस यूज़ होगा। इसके अलावा अगर गलती से आपने पास या कोई और टेंस यूज़ कर लिया तो वो सिनॉप्सिस रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक आउट प्लान है आपके उसका। इस स्लाइड्स में सारा कुछ बताया गया है, आगे मैं इससे और भी बताऊंगा कि इसके कंटेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। अभी ये बस एक गाइडलाइन है आपकी फ्यूचर स्टडी के लिए, ठीक है। और इसको आपके
एमएस और पीएचडी में आपको सुपरवाइजर अलॉट होते हैं, उनके पास आपने रिसर्च करनी होती है। तो वो आपको इस सिनॉप्सिस को पहले अप्रूव करेगा, आपका सुपरवाइजर, उसके बाद आपका डिपार्टमेंट और उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी। जब यूनिवर्सिटी की उस पर स्टैंप लग जाएगी तो जो चीज़ें इसमें लिखी गई हैं तो उसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते, किसी भी सूरत नहीं कर सकते। जो इसमें कंपोनेंट लिखे गए हैं उसमें चेंजिंग नहीं होगी। तो यही इन 4-5 पॉइंट का मतलब है जो इस स्लाइड में दिए गए हैं। तो इसमें भी वो यही क्वेश्चन कर रहा है कि हम जो स्टडी करते हैं वो किसी पर्टिकुलर टाइप की होगी, उसके खास ऑब्जेक्टिव होंगे, तो उसका कोई कंक्लूजन वगैरह होगा। तो इसमें वो बस जस्ट क्वेश्चनिंग की गई है कि सोचें हम कि वो किस तरह का सिनॉप्सिस होता है, किस तरह की क्वेश्चनिंग होती है। तो जब वो मैं आपको कंटेंट्स बताऊंगा तो उसमें आपको इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये एक फ्लो डायग्राम है जो बताई गई है सिनॉप्सिस के लिहाज से कि वो कहाँ से शुरू होके कहाँ पे एंड होगा। ये बस रटे वाली ही चीज़ें हैं सारी, तो इसको आपने देख लेना है कि कहाँ से हमने सिनॉप्सिस शुरू करना है। इसमें से कुछ चीज़ें ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती हैं। फॉर एग्जांपल हमारी यूनिवर्सिटी में कोई इसमें हेडिंग्स हम और यूज़ कर लेंगे, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कुछ और कर लेगी, लेकिन ओवरऑल थीम सेम रहेगा कि हमने 0 से स्टार्ट होके 100 की तरफ जाना है। तो उसमें आप ये देख रहे हैं सारा के सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइटल होगा जिस पे आपने काम करना है। वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जब रिसर्च प्रपोजल बनाया था कि टाइटल कैसा होना चाहिए। वो नेक्स्ट स्लाइड में उसकी एक्सप्लेनेशन भी आ जाएगी, अभी ये सिर्फ एक आपको फ्लो चार्ट दिखा रहा हूँ मैं। सेकंड पे है, आप देख रहे होंगे बेटा, प्रोजेक्ट समरी है। प्रोजेक्ट समरी हमारे यहाँ ये वर्ड यूज़ नहीं होता, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में ये यूज़ होता है प्रोजेक्ट समरी। अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसमें एब्स्ट्रैक्ट का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, उसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे। ये इसमें जो एक इसने वर्ड लिखा है रेशनल, इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जो ये हमारी यूनिवर्सिटी में यूज़ नहीं होता। हमारी यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव वर्ड यूज़ होता है और उसके बाद हम सीधा ही मेथडोलॉजी पे आ जाते हैं या डाटा मैनेजमेंट सिस्टम एनालिसिस, इसको एक्सप्लेन करना है। जब भी आपने कोई स्टडी करनी है सबसे पहले आपने प्रॉब्लम इंडिकेट करना है। प्रॉब्लम इंडिकेशन के बाद आपने प्रोजेक्ट का एक एब्स्ट्रैक्ट बनाना है कि हम पूरे सिनॉप्सिस में, पूरी रिसर्च में क्या करना चाह रहे हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन आपने देनी है कि वो हम कैसे करेंगे, पहले क्या करेंगे और फिर कैसे करेंगे। उसके बाद अगर कोई इश्यूज हैं, जेंडर इश्यूज या कोई भी इश्यूज हैं, वो लिख देंगे। वो ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी चीज़ें नहीं है। कंपलसरी जो पॉइंट हैं वो बेटा आप अब लिख भी सकते हैं साथ में। एक जो है टाइटल कंपलसरी है तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट कंपलसरी है, उसके बाद आप कह लें कि आपके एब्स्ट्रैक्ट के बाद इंट्रोडक्शन कंपलसरी है। इंट्रोडक्शन के बाद जिसको वो आप नीड फॉर प्रोजेक्ट भी कहते हैं, उसके बाद आप कह लें कि इंट्रोडक्शन के बाद ऑब्जेक्टिव कंपलसरी है और फिर रिसर्च प्लान और लास्ट रेफरेंसेस। तो ये कंपलसरी चीज़ें हैं, ये हर यूनिवर्सिटीज़ की सेम ही हैं, ये आपने ज़रूर जहन में रखनी है। बाकी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी चीज़ें वेरी करती हैं। अब ये उसमें थोड़ा सा बताया गया कि हम इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, ये मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। पहले मैं आपको टाइटल का बताऊंगा कि टाइटल कैसा होना चाहिए, ये मैं ऑलरेडी भी बता एक्सक्यूज चुका मी हूँ। सर, हाँ जी, सर कुछ लोग ऐड होना चाह रहे हैं। हाँ जी, मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि साथ साथ कर दूँ लेक्चर के दौरान। कुछ हो गए हैं मेरी तरफ से, तो हो गए हैं सारे, ठीक है सर, थैंक हो यू। गए हैं। अगर फिर भी हुआ तो आप मुझे बता सकते हैं, दरम्यान में टोक सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, मैंने एडमिट कर दिया, उन्हें कहीं ऐड हो जाएं। अब ये है कि बेटा टाइटल कैसा होना चाहिए, ये मैं आपसे कई दफ़ा डिस्कस कर भी चुका हूँ। ये वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, बस एक दफ़ा आप यहाँ से भी गो थ्रू होके यहाँ से पढ़ सकते हैं कि हमारा जो किसी भी चीज़ का टाइटल है वो कैसा होगा, उसमें हमारी अप्रोच कैसे होगी, किस तरह का बनाना चाहिए। जब भी आप भी कोई आर्टिकल पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में या कहीं कोई चीज़ पढ़ते हैं,
सबसे पहले आपका ध्यान जाता ही टाइटल की तरफ है। अगर वो आपसे रेलिवेंट है, आपको समझ आ गई है, तो फिर आप बाकी सारा टाइटल आर्टिकल पढ़ते हैं, अदरवाइज आप वो छोड़ देते हैं। इसलिए टाइटल कंपलसरी आपको ऐसा बनाना चाहिए कि अगले बंदे के लिए वो आसानी भी रहे। उसको वो आसानी रहने के लिए वो उसमें 3 करेक्टरिस्टिक मैंने आपको पहले बताए थे, वो मैंने कल भी शेयर डिस्कस किया कि ब्रीफ होना चाहिए, छोटे से छोटा होना चाहिए। ठीक है, पूरी स्टोरी नहीं लिख देनी हमने टाइटल में, समराइज करना है उसको, शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो दूसरा मैंने आपको बताया था कि इनोवेटिव होगा, ठीक है, और अट्रैक्टिव होगा। तो ये तो था वो। अब ये है कि ये नेक्स्ट जो है, आपको अभी इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए। बल्कि इंट्रोडक्शन से पहले बेटा आप मैं एब्स्ट्रैक्ट के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि सेकंड पार्ट एब्स्ट्रैक्ट है, फिर इंट्रोडक्शन आता है। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मीन्स समरी। एब्स्ट्रैक्ट मीन, आप अगर उर्दू में बात करें तो उसको हम खुलासा कहते हैं उर्दू में। आपने शायद आपने उर्दू में 2 चीज़ें पढ़ी होंगी, खुलासा और मरकज़ी ख्याल। तो मरकज़ी ख्याल कंक्लूजन होता है, और खुलासा समरी कहते हैं, जिसको एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। यानी हम अगर 10 से 15 पेजेस लिख रहे हैं सिनॉप्सिस के, अगर हम सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लें तो हमें पूरी सिनॉप्सिस की समझ आ जानी चाहिए। यानी एब्स्ट्रैक्ट 10 से 12 लाइनों का होता है, जबकि पूरा सिनॉप्सिस 10 से 12 पेजेस का होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट में वो सारी चीज़ें आपने दे देनी है जो सिनॉप्सिस के अंदर हो, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में। वहीं अगर एक बंदा एब्स्ट्रैक्ट पढ़ ले तो उसको पूरा सिनॉप्सिस पढ़ने की ज़रूरत ना रहे। यानी कि अगर किसी के पास टाइम शॉर्ट है तो एब्स्ट्रैक्ट से ही गुजारा चला ले। एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है कि पहली 2 से 3 लाइनें जो होती हैं वो आपकी इम्पोर्टेंस होती है काम की, जो इम्पोर्टेंस के ये काम आप क्यों कर रहे हैं, ठीक है, क्यों कर रहे हैं, प्रॉब्लम शेयर करनी है और वो क्यों कर रहे हैं। और उसके बाद फिर आएगा कि आपका एक लाइन में ही ऑब्जेक्टिव आएगा कि मैं इसलिए कर रहा हूँ, और फिर मैं उसके बाद सारी मेथडोलॉजी आएगी। पहले क्यों कर रहा हूँ, फिर कैसे कर रहा हूँ, कौन से रास्ते के थ्रू आप ये सारी चीज़ें करेंगे, कौन से मेथड्स अपनाएंगे करने के लिए। क्यों और कैसे में बहुत फ़र्क है। क्यों होता है कि आप ये काम क्यों करना चाह रहे हैं, फिर अगर वो क्यों का जवाब मिल जाए तो फिर आता है कैसे करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपने ये गौर करना है कि एब्स्ट्रैक्ट में फ्यूचर टेंस ही यूज़ करना है मेथडोलॉजी। सिंपल मेथडोलॉजी में आपने बेटा डिस्टर्ब ना करें। तो इसमें यह है कि एब्स्ट्रैक्ट में आपने 10 से 12 लाइनें बनानी है, और एक चीज और हमने पढ़नी है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। सर 5 मिनट रुक जाए, मैं बाथरूम हो गया है जरा। बेटा डिस्टर्ब ना करें। सर म्यूट करें सबको। बेटा सर मैंने आप टॉपिक आपको फेल कर देना, मैं बता रहा हूँ, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। बेटा मैंने आइडिया तो लगा लेना है कि कौन डिस्टर्ब कर रहा है। आप सर आवाज टॉपिक रिपीट, हमने अभी ज्वाइन किया है। हाँ जी, टॉपिक क्या है आज की सर डिस्कशन का, रिपीट कर दें। 5 मिनट रुक जाए, मैंने बाथरूम जाना है प्लीज। बेटा ये कौन है मुझे बताएं। सर आप म्यूट कर दें सबको। मैं म्यूट कर रहा हूँ। हेलो, बोले नहीं रहे सर।
ठीक है बेटा, मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। अब मैंने म्यूट कर दिया और कोई अब डिस्टरबेंस नहीं होगी दरमियान में। अगर हुई तो फिर आप खुद ही इसका होगा। तो अब मैं बता रहा था आपको कि यहाँ से हमने ये एंड किया है कि एब्स्ट्रैक्ट के पार्ट कौन कौन से होने चाहिए, तो वो आपको क्लियर हो गए। 10 to 12 लाइन में हमने सारा कुछ एक्सप्लेन करना है और इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। एक फिक्स वर्ड्स हैं कि कितने वर्ड्स का एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। नॉर्मली 300 वर्ड्स का होता है, इससे ज़्यादा का नहीं होता, मैक्सिमम 300 वर्ड्स। तो वो एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट के बाद इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन मीन नीड फॉर स्टडी के हेलो नीड फॉर स्टडी। हेलो हेलो बेटा डिस्टर्ब ना करें, मैंने आपको पहले भी कहा था। सर मैंने आपको कहा मैंने वॉशरूम जाना है, 2 मिनट सब्र कर लें। सर किक आउट कर दें, स्टूडेंट को बाहर निकाल दें। बेटा बकवास ना सर की करें आप। क्लास तो अब है कि इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन ये सर है 2 मिनट रुक जाए, मैं अभी सिर्फ बाथरूम से हो गया यार, सारे 1 मिनट रुक जाए। बेटा दफा हो जाओ जहाँ से। इंट्रोडक्शन ये है कि इसमें सर बाथरूम में बाइक लेके बैठा हूँ, तो धोने तो दे मुझे। मैक्सिमम 2 to 3 पेजेस होंगे इंट्रोडक्शन के। इससे ज़्यादा बेटा आपने इंट्रोडक्शन का नहीं करना, मैक्सिमम 3 पेजेस। तो इसमें ये सर मैं धोने लगा हूँ, 1 मिनट सब्र कर लें। ठीक है बेटा, आप डिस्टरबेंस नहीं। तो अब हम पहुंच चुके हैं थर्ड पार्ट पे, नीड फॉर प्रोजेक्ट में, कि हमारा प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए, प्रपोजल कैसा होना चाहिए, उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है। जो पहला थीम है आपका कि हम रिसर्च क्यों करते हैं, वो इसी बेस पे करते हैं कि हमारा क्या प्रॉब्लम क्या है। हमने प्रॉब्लम को डिस्कस करना है, पहले प्रॉब्लम को डिस्कस करना है और उसका सलूशन देना है। ये मैंने अभी आपको बताया है कि इंट्रोडक्शन 2 to 3 पेजेस का होता है, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम सिनॉप्सिस 3, इंट्रोडक्शन जो है 3 पेजेस का होगा, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। और इसके अलावा आप उसके आखिरी जो पैराग्राफ होगा इंट्रोडक्शन का, तो उसमें आपने अपना ऑब्जेक्टिव भी साथ शेयर करने हैं। मैंने आपको क्लियर करना था कि अगर आप एमएस कर रहे होंगे तो आपको 2 ऑब्जेक्टिव होंगे आपके, ये चीज़ें आप लिख भी सकते हैं साथ साथ। और अगर आपने पीएचडी करनी है तो उसके 3 ऑब्जेक्टिव होंगे, पीएचडी के 3 और एमएस के 2 ऑब्जेक्टिव मेंशन करना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा रिसर्च प्लान। रिसर्च प्लान में आपने ये चीज़ें हैं कुछ जो आपने बस सिर्फ गो थ्रू होनी है। रिसर्च प्लान पे आप आ जाएं कि वो रिसर्च प्लान कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए। तो अब पहले तो था ना कि नीड फॉर प्रोजेक्ट, मैंने आपको बताया कि क्यों करना है हमने कोई काम। अब जो है वो क्यों का वो गुजर गया दौर, अब आया कैसे करना है। उसमें ये है कि आपके पास पहले तो अप्रूवल होनी चाहिए कि आपने अपने डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेनी है इस काम की, अपनी यूनिवर्सिटी से अप्रूवल लेनी है। उसके बाद कुछ क्राइटेरियाज हैं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। इंक्लूजन में डिपार्टमेंट के अंदर के जो मसले मसाइल हैं, या एक्सक्लूजन है कि कुछ रिसर्च के प्लान हमने बाहर जाके करने हैं तो वहाँ के कोई प्रॉब्लम हम शेयर कर सकते हैं। अगर यहाँ हमारे यहाँ वो चीज़ें नहीं पॉसिबल, हम बाहर जाके वो काम कर सकते हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं कि मेथड्स के कि उनका आपने साथ साथ रेफरेंस देना अथेंटिक है। विदाउट रेफरेंस आप एक भी मेथड एक्सप्लेन नहीं कर सकते।
ऑथेंटिसिटी इज नेसेसरी। तो मेन चीज़ है कि आपने कोई ब्लाइंड काम नहीं करना। अगर कोई भी चीज़, किसी भी छोटे से छोटा काम भी करना है तो उसका रेफरेंस मेंशन करना है। रेफरेंस के बगैर आप स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन भी नहीं दे सकते। स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन मीन तमाम उसको जो आपने एंड पे डाटा को कंपाइल करना है, तो उस पर कोई भी स्टैट का डिज़ाइन जब वो मैं आपको लेक्चर में पढ़ाऊंगा तो उसमें से कोई ना कोई मेंशन करना है, उसका भी रेफरेंस मेंशन करना है। तो उसमें मेन चीज़ है, तो इसमें यह है कि मेथडोलॉजी में आपने फ्यूचर टेंस यूज़ करना है। हर मेथड के आगे फ्यूचर टेंस यूज़ करना है और साथ केमिकल, ग्लासवेयर और हर चीज़ मेंशन करनी है। खासकर इक्विपमेंट जो जहां अवेलेबिलिटी होगी, जिस लैब में, जिस जगह, तो उसकी कितने यानी किस लैब में आपने काम करना है और वहाँ कौन सा इक्विपमेंट पड़ा है और उस इक्विपमेंट के कौन से पार्ट्स हैं अवेलेबल हैं, तो उनको आपने एक्सप्लेन करना है। मेथडोलॉजी इसीलिए पेजेस इसके ज़्यादा होते हैं, इसमें कोई फिक्स नहीं है, इसमें 5 to 7 इस तरह भी कर सकते हैं। कितने पेजेस हैं वो सारे के सारे आपने करने हैं। तो इसमें आप नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ कि ये स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन के बारे में लिखा हुआ है कि एनालिसिस को मैनेजमेंट कैसे करनी है। कुछ इसके बाद एथिकल कमेटीज़ मेंशन की हुई हैं यहाँ। एथिकल कमेटीज़ क्या होती हैं कि जिनसे हमें एनिमल स्टडी की परमिशन लेनी पड़े या ह्यूमन स्टडी की परमिशन लेनी पड़े। यानी हमें अलाउ नहीं है कि हम कोई ह्यूमंस पे या एनिमल पे रिसर्च करें अगर जब तक हमें कमेटी अलाउ ना करे। ह्यूमंस पे तो बड़ी मुश्किल से हमें अलाउ होता है, लेकिन एनिमल पे हम रिसर्च कर सकते हैं, कमेटी हमें अलाउ करती है। वो हर यूनिवर्सिटी की एक कमेटी होती है जिससे हमें अप्रूवल लेनी पड़ती है, उसको एथिकल रिव्यू कमेटी भी कहते हैं। तो उसके बाद ये सारा इसके सारा था सिनॉप्सिस के बारे में, और इसमें और चीज़ें भी आप कुछ मेंशन कर सकते हैं। जो टेस्ट आपने बाहर की लेबॉर्ट्री से करने हैं तो उनको भी आपने मेंशन करना है कि किस जगह से करना है और किस लैब से करना है और वहाँ किस सुपरवाइज़र के अंडर करना है। तो साथ साथ जो मैंने आपको कहा था कि रेफरेंस देने हैं वो अंदर स्लाइड्स के अंदर शॉर्ट फॉर्म में देने हैं और एंड पे कंप्लीट फॉर्म में देने हैं रेफरेंसेस के। कि जो शॉर्ट फॉर्म है वो कैसी होनी चाहिए और लॉन्ग कैसी होनी चाहिए, उस पर भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर उसी पे मैं दूंगा ताकि आपको बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएं कि रेफरेंस शॉर्ट कैसे लिखते हैं, कि स्लाइड के अंदर कैसे लिखते हैं जहां आपने टेक्स्ट दिया है, और या उसी रेफरेंस को आपने एंड पे कैसे एक्सप्लेन करना है डिटेल फॉर्म में। तो एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, जितने रेफरेंसेस अंदर होंगे वो एंड पे भी होने चाहिए उतने ही। ज़्यादा नहीं होने चाहिए एंड पे, ना कम होने चाहिए। जितने आपने स्लाइड्स के अंदर मेंशन किए हैं उतने ही एंड पे मेंशन करना ज़रूरी है। तो ये था आपका सिनॉप्सिस, और इसमें अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आप कॉल करके कर सकते हैं या मैसेज करके पूछ सकते हैं सिनॉप्सिस के बारे में। तो जो दरमियान में आप लोग बोलते रहे हैं, बदतमीज़ी करते रहे हैं, ये नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए, और अगर हुआ तो ये मैं लेक्चर नहीं दूंगा। थैंक यू बेटा।